नमस्कार। हम लोग आज मौर्य साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। मौर्य काल का भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य में अनेक दृष्टियों से एवं अनेक अर्थों में एक बड़ा विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल की इस विशिष्टता के आधार इस प्रकार से हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रथम विशेषता ये थी कि वह भारत का प्रथम महान और भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत में सही अर्थों में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य को राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए जाना जाता है, या यूं कहें कि राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यंक वंश के नरेशों ने प्रारंभ किया, उसे मौर्यों ने पूर्ण किया। दूसरी विशेषता मौर्य काल की बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीयकरण का प्रयोग किया गया। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल साम्राज्य को एक सुसंगठित समान शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। और तीसरी विशेषता, यहाँ से अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथिक्रम का आरंभ होता है। भारतीय इतिहास के लिए हम कह सकते हैं कि हम इतिहास की सुदृढ़ धारा पर अवतरित होते हैं। यहाँ से एक क्रमबद्ध इतिहास भारत का हमें मिलना प्रारंभ होता है। और चौथी विशेषता में हम कह सकते हैं कि मौर्य काल से संबंधित विपुल, विविध एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता होती है। इससे पहले का जो इतिहास है वो यत्र तत्र बिखरा हुआ है, लेकिन मौर्यों से भारतीय इतिहास एक क्रमबद्ध रूप में साक्ष्यों के साथ में हमें मिलना प्रारंभ होता है। मौर्यों के इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास में, और विद्वानों के द्वारा बहुत सारे उपभागों में उनको विभाजित किया गया है। कुछ समकालीन स्रोत हैं तो कुछ परवर्ती स्रोत भी हैं। एक तो अभिलेखीय प्रमाण, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, मौर्य काल के कलात्मक अवशेष और मुद्राएं। ये 6 प्रकार के खंडों में विद्वानों के द्वारा मौर्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोतों को बांटा गया है। हम सबसे पहले अभिलेखीय प्रमाणों की बात करेंगे। अभिलेखीय साक्ष्य मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अत्यंत प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत हैं। इनमें अशोक के अभिलेख सर्वप्रमुख एवं सर्वोपरि हैं। अशोक के अभिलेख भारत के प्राचीन, सर्वाधिक सुरक्षित एवं तिथियुक्त आलेख हैं। ये शिलाओं, स्तंभों और गुहाओं पर उत्कीर्ण कराए गए थे। अभिलेखों की भाषा प्राकृत और पाली है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं।
लेकिन शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा जो पश्चिमोत्तर प्रदेश में थे से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। सर्वाधिक हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, कुछ हमें खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। तक्षशिला और लमगान अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख अरेमाइक लिपि में। तो मौर्यों के अभिलेख, विशेषकर अशोक के अभिलेख 3 लिपियों में मिलते हैं हमें। भारत के अधिकांश भूभाग में ब्राह्मी, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरोष्टी और अफगानिस्तान के क्षेत्र में अरेमाइक लिपि में मिलते हैं। अफगानिस्तान के कंधार से एक शिलालेख मिला है जो 2 भाषाओं में है, यूनानी भाषा में, और फिर उसका रूपांतर अरेमाइक भाषा में किया गया है। अशोक के अभिलेखों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सर्वप्रथम 14 वृहद शिलालेख, ये बड़े बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण हैं, जो पूर्ण या आंशिक रूप में हमें निम्न स्थानों से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। गिरनार, जूनागढ़ गुजरात। सोपारा, थाना जिला महाराष्ट्र। कालसी, देहरादून। धौली और जोगुड, उड़ीसा। एरेगुड्डी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। लघु शिलालेख ये संख्या में 2 हैं। प्रथम लघु शिलालेख हमें रूपनाथ, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सहसराम, आरा, बिहार। बैराठ, जयपुर, राजस्थान। मास्की, रायचूर, आंध्र प्रदेश। गोवीमठ, पालकी, गुंडू, दोनों कर्नाटक में। एरेगुड्डी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर तथा जटिंग, रामेश्वरम, ये तीनों स्थान चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। और द्वितीय लघु शिलालेख केवल अंतिम 4 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अभी हमने जो बात की उनके 4 स्थान, उनमें 4 स्थान हैं। अशोक के लघु शिलालेखों के बाद में इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट हैं, गुजरा, दतिया, मध्य प्रदेश। अहरोरा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। पनगुडरिया, सीहोर, मध्य प्रदेश। और सारोमारो, शहडोल, मध्य प्रदेश। राजुल, मंडगिरी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। संती, गुलबर्गा, कर्नाटक। बादरपुर, नई दिल्ली। नितूर, बेलारी, कर्नाटक से। और उदयगोलिम, बेलारी, कर्नाटक से। इस पर फिर हमें 7 स्तंभ लेख मिलते हैं और ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली टोपरा, जो अम्बाला हरियाणा से था। दिल्ली मेरठ। कौशाम्बी, इलाहाबाद। लोरिया, अर्राज। लोरिया, नंदनगढ़ एवं रामपुरवा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं और बाकी जो शेष बचते हैं उन पर 6 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। कुछ लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं, 3 है उनकी संख्या। एक सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नेपाल की तराई में लुम्बिनी और निगलुई से भी अशोक के भिन्न लघु स्तंभ लेख मिले हैं। इलाहाबाद से प्राप्त रानी का स्तंभ लेख भी लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में गिना जाता है। बैराठ शिलालेख, जिसे कलकत्ता भाबरू अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ये बैराठ जयपुर, राजस्थान के जयपुर जिले की एक पहाड़ी की चोटी पर प्राप्त हुआ है।
और इस समय कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा प्रकट होती है। यह अभिलेख बैराट से प्राप्त हुआ है, बीजक की पहाड़ी से, और इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी और उसने गलती से भाब्रू लिखा। अतः इस अभिलेख का प्रचलित नाम भी भाब्रू शिलालेख है, जबकि ये वास्तव में बीजक की पहाड़ी विराटनगर से मिला था। इसे बैराट शिलालेख या कलकत्ता बैराट शिलालेख के नाम से भी उल्लेखित किया जाता है। कलिंग शिलालेख। नवविजित कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली तथा जोगढ़, ये दोनों स्थान उड़ीसा में हैं, 2 पृथक शिलालेख स्थापित करवाए थे। ये शिलालेख 14 वृद्ध शिलालेखों की श्रृंखला के पूरक हैं। गुहालेख। बिहार में गया के पास बाराबर की पहाड़ियों में अशोक के 3 गुफालेख मिले हैं, जिनमें इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना मिलती है हमें। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक राजा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी का भी मौर्य काल में के बारे में जानकारी देता है। नागार्जुनी गुहा लेख में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में साहित्यिक ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंदपन्हो, महाबोधिवंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री मूलकल्प आदि से मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्प सूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और अन्य साहित्यिक स्रोतों में विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस, कल्लन की राज तरंगणी, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन मौर्यों के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। हम अर्थशास्त्र के बारे में अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। विदेशी स्रोतों की अगर बात करें हम, तो बहुत सारे विदेशी लेखकों ने मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी की चर्चा की है। सिकंदर के अभियान के साथ बहुत सारे इतिहासकार आए थे। इनमें नियार्कस, अरिस्टोबुलस और ओनेसिक्रिटस। इनके ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रवर्ती यूनानी और रोमन लेखकों ने उनके उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिनसे हमें मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत के साथ जो संबंध रहा उसकी जानकारी हमें मिलती है। इस दृष्टि से मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका महत्वपूर्ण है। हमें मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप में तो नहीं मिलती, लेकिन प्रवर्ती लेखकों के द्वारा उद्धरण जो दिए गए हैं उनसे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रचुर मात्रा में मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके अलावा डायोडोरस, स्ट्रैबो, कर्टियस, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और टालेमी आदि के लेखों से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो
स्वतंत्रता के पश्चात अनेक मौर्यकालीन स्थलों का पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, विशेष करके पटना के निकट कुम्हरहार तथा बुलंदीबाग। यहाँ से मौर्यकालीन राजप्रसाद के बारे में के साक्ष्य मिले हैं, जो मेगास्थनीज के वर्णन से मेल खाते हैं। राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में उत्खननों से समकालीन भौतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और वहाँ से हमें उत्तरी चमकीली काली मृदभाट परंपरा लगभग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त की जाती थी। इस पात्र परंपरा के दर्जन से अधिक पुरास्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियां हमें मिलती हैं। कलात्मक अवशेषों की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य का वैभव कला में भी अभिव्यक्त हुआ है। उस समय के कलात्मक पुरावशेषों में मौर्यकालीन राजप्रासाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां तथा अशोक के स्तंभ एवं उनके शीर्ष पर प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियां सम्मिलित हैं। इन कलात्मक अवशेषों में उनसे मिलने वाली जानकारी के बारे में हम आगे मौर्य कला में जब चर्चा करेंगे उस समय विस्तृत रूप से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुद्राएं। मौर्य साम्राज्य मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था। मौर्य काल की रजत मुद्राओं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्क सिक्कों से की जाती है। वो हमें खूब सारे मिलते हैं, और इनमें से अधिकतर सिक्कों पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षियों आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच या मुद्रांकित किया गया है। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है, कोई तिथि नहीं है, केवल प्रतीक चिन्हों की महत्ता पर ही निर्भर रहा जाता है। ऐसे सिक्के जिन पर मेरु और चंद्र या मयूर चिन्ह आहत हैं प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने जाते हैं, क्योंकि अधिकतर मौर्यकालीन स्थलों से उत्खनन के दौरान एनबीपी मृदपात्र परंपरा के साथ में पंचमार्क सिक्के भी साथ साथ हमें मिलते हैं। इस आधार पे हम देखते हैं कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के विस्तृत स्रोत मिलते हैं जो अपने आप में विश्वसनीय हैं। हम चलते चलते मौर्य काल की विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम महान साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधा। दूसरी, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा, मौर्य काल से अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथिक्रम का आरंभ होता है। चौथा, इस काल से संबंधित विपुल, विविध एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता होती है। पांचवी विशेषता की बात करें, प्रशासन की विशेषता थी। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, सुव्यवस्थित विशाल सेना, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन, परिवहन तंत्र। छठी विशेषता में अगर हम बात करें तो मौर्य काल की भौतिक समृद्धि ने कला को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया। मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक प्रस्तर खंड से निर्मित स्तंभ, जिनको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये स्तंभ अपनी पालिश
एवं पशु आकृतियों के अंकन के लिए विश्व विख्यात हैं। अशोक के स्तंभ अपनी प्रौद्योगिकी के लिए इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। 7वां, मौर्य काल में एक नई भौतिक संस्कृति का विकास और प्रसार हुआ। इस संस्कृति के प्रमाण NBPW के रूप में मिलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर। यह संस्कृति प्राचीन भारतीय इतिहास की द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रमाण प्रस्तुत करती है। सुदूर दक्षिण को छोड़कर इस्पात परंपरा का प्रचलन संपूर्ण भारत में हमें दिखाई देता है। और अंतिम और 8वां, मौर्य शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे नीतियां हैं जिनका प्रतिपादन सम्राट अशोक ने किया। उसने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध घोष के स्थान पर धम्म कोश को अंगीकार किया। उसके जीवन का उद्देश्य धम्म विजय था, न कि युद्ध विजय था।